ओके बेटा, ध्यान दीजिए सब लोग। हम लोग लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर शुरू किए थे, उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हमारा चल रहा था। हम लोग ने देखा था व्हाट इज फोर्स, और साथ में हम लोग ने देखा था कि फोर्स के एसआई यूनिट्स किस तरह से दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। फिर हम लोगों ने देखा था कि फोर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो आपको याद होगा फोर्स को हम लोग ने क्लासिफाई किया था इन 4 मेजर ग्रुप्स। पहला क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। उधर 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 बाहर एमजेड से मिल गया। सेकंड क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा क्या था? ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे यहां पर और देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी हम लोग ने कौन सा देख चुके थे? नॉर्मल रिएक्शन को देख चुके थे, है ना। और अब हमको उसके आगे का पार्ट देख रहे हैं बेटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको याद होगा जब मैं नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने कहा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो फील होता है, नहीं उनकी लिस्ट बनाओ जो लेट आए, उनके घर पे कॉल करो, बोलना ये लेट आ रहे, बोलना वो बाहर है, वो लेट वाले बंदे। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे बेटा कि जो स्ट्रिंग होता है, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हमें फील होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसके बारे में इन डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, हमको उतना डिटेल में नहीं चाहिए, सिर्फ इतना याद रखो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये स्प्रिंग लाइक होता है। स्प्रिंग क्या होता है बेटा? अगर नजदीक आओगे तो रिपेल करेगा, आने नहीं देगा, दूर जाओगे तो वापस खींचेगा। स्प्रिंग का ये मैकेनिज्म होता है ना। तो होता क्या है कि एक वायर है, मान लो एक रिजिड सपोर्ट मान लो थोड़ी देर के लिए, और मैं यहां पे एक वायर इमेजिन कर रहा हूं और उसके साथ मैंने एक ब्लॉक अटैच करके रखा है। ये एक मॉलिक्यूल है, 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 ये और ये एक मॉलिक्यूल है। अब देखो बेटा, इमेजिन करो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब है। अब ऐसा है कि अगर ये मॉलिक्यूल इसके करीब आने की कोशिश करेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल उसको क्या करेगा? ढकेलेगा। और अगर ये मॉलिक्यूल से दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने वजन लटकाया, एक सर्टेन मास लटकाया, इससे ये खींचा गया नीचे, ये नीचे खींचा गया। जब ये नीचे खींचा गया तो अब देखो बेटा क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। और अब आपका मॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर फिर क्या करता है? अपना एक्शन दिखाता है। मॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये मॉलिक्यूल उससे दूर जाए, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा? अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल को ऐसा फील होगा कि ये उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ये मॉलिक्यूल को भी क्या फील होगा? ये उसे नीचे की तरफ खींच रहा है ना। इसे फील होगा ये उसे ऊपर खींच रहा है, इसे क्या फील होगा बेटा? ये इसे नीचे खींच रहा है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल को क्या फील होगा? ये उसे ऊपर खींच रहा है, और इस मॉलिक्यूल को क्या फील होगा? उसको ऐसा नीचे। इस तरह से हर मॉलिक्यूल को फील होता जाएगा। हर मॉलिक्यूल को ऐसा फील होगा, कोई इसको ऊपर से खींच रहा है, कोई इसको नीचे से खींच रहा है। आई बात समझ में? तो अब यहां पर क्या होगा, इस रस्सी में एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिससे हम लोग क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। इस तरह से एक तनाव, टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाता है। ओके बेटा, अब चेयर दे दो उनको प्रॉपर, अमजद बिठा दो। और अब देखो बेटा यहां पे, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि इस रस्सी में क्या हो गया? एक फोर्स क्रिएट हो गया, एक खिंचाव वाला फोर्स क्रिएट हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा टेंशन फोर्स। किसी भी रस्सी के ऊपर टेंशन जो आता है उसको कैसे बताते हैं?
तो देखो ये रिजिड सपोर्ट था, यहां से एक रस्सी है और ये मास m है। तो देखो ये वाले मॉलिक्यूल को क्या लगता है कि कोई उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को फोर्स नीचे की तरफ फील होता है। ये वाले मॉलिक्यूल को क्या लगता है, ऊपर वाले इसको ऊपर खींच रहे हैं, इसीलिए उसको फोर्स ऊपर की तरफ फील होता है। तो अगर रस्सी मासलेस है, अगर रस्सी क्या है बेटा, मासलेस है ना, तो शुरू से लेकर आखिर तक टेंशन एक समान होता है, धागे में तनाव एक समान होगा। तो मैं यहां एक चीज को लिखूंगा, इफ द स्ट्रिंग इज massless, the tension in the string will be uniform throughout the length of the string। भैया याद रखना ये कि रस्सी में टेंशन शुरू से लेकर आखिर तक कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। तुम चाहे अलोंग द थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जहां तक रस्सी गई हुई है। बात समझ रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये रस्सी ऐसी आ जाए तो, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है M1 और ये पुली है और एक ब्लॉक यहां लटका हुआ है M2। ओके बेटा, अब देखो रस्सी यहां से शुरू हो रही, जारी 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 जारी, अनब्रेकेबल रस्सी यहां तक है। क्या यहां से लेकर यहां तक मुझे बताओ कहीं पे भी कोई भी दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड था क्या? अब अगर आप ये बोल रहे हैं तो ये कनेक्शन नहीं है, ये वाला जो पार्ट आपको नजर है सर यही कनेक्टेड दिख रहा है ना, पुली। पुली बेटा कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन, पुली सिर्फ सपोर्ट है। पुली क्या दे रहा है आपको? सपोर्ट दे रहा है। हमें कनेक्शन चाहिए, मतलब यहां रस्सी खत्म हो गई और दूसरी रस्सी शुरू हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्शन। तो यहां पर पूरी की पूरी रस्सी एक जैसी अखंड कनेक्टेड है। अब क्या हो रहा है बेटा, यहां का जो मॉलिक्यूल है रस्सी का, उसे क्या लग रहा है कि ब्लॉक M2 से इधर खींच रहा है, इसीलिए उसको यहां पर टेंशन फील होता है इधर। यहां का रस्सी क्या करता है, यहां के रस्सी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या सोचता है, ये ब्लॉक M1 मुझे ऊपर खींच रहा है, यानी आने नहीं दे रहा इजीली, है ना। अगर मान लो यहां कोई लटका हुआ है, यहां इमेजिन कर लो कि भैया मैं लटका हुआ हूं, बैठा लेटा हुआ हूं, यहां अमजद लटका हुआ है ना। तो भैया ये अमजद का हाथ, जैसे मेरा हाथ यहां पर है, अमजद का हाथ यहां पर है कि नहीं? तो अमजद को क्या फील आएगा, ये पाशा सर है बचाने के लिए, वो बचा रहे हैं ना, है ना। तो भैया ऐसा है, सीन क्या है, उसको फील होगा कि भाई हाँ ऊपर कोई खींच रहा है मुझे, है ना। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा ना करूं मैं, है कि नहीं? ठीक है, तो जहां तक रस्सी है वहां तक टेंशन कैसा है, समान है। हाँ, अब देखो यहां से एक और ब्लॉक आ गया M2, है ना। अब देखो यहां रस्सी का टेंशन बदल गया, क्यों? रस्सी बदल गई, है ना, ये चेंज हो गया ना, डिसकंटिन्यू हो गई ना ये, तो यहां टेंशन बदल गया। इवन अगर सपोज करो ऐसा भी सिचुएशन आता है कभी कभी, ये पुली ऐसी है, यहां पर एक फिक्स्ड पुली है, मान लो यहां पे फिक्स्ड पुली है, फिर ये ऐसा गया, मान लो यहां पर एक और सीलिंग पे पुली है। तुम आप फिर सोच रहे होंगे ये तुमको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगाऊंगा मैं, ये जेई में आता है ऐसे प्रॉब्लम्स, है ना, और तुमको ऐसे सब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगाऊंगा। रस्सी यहां से शुरू हुई, आखिर तक गई, कंटिन्यूअस है ना। अब ये वाले ब्लॉक को के पार्टिकल को क्या फील होगा, ये M वाला ब्लॉक मुझे इधर खींच रहा है, तो उसको ऊपर की तरफ टेंशन फील होगा, है ना। और इसे क्या फील होगा, मुझे M2 ब्लॉक इधर खींच रहा है, टेंशन ऐसा फील होगा। आई बात समझ में? हमेशा तो हमेशा याद रखना, जो टेंशन होता है जहां तक रस्सी यूनिफॉर्म है और मासलेस है, अगर रस्सी कैसी बेटा, मासलेस है, तो टेंशन थ्रू आउट कैसा होगा, सेम हो। और है भी, होगा भी, क्यों नहीं होगा ऐसा? तुम खुद सोचो ना, अगर रस्सी में मास आ गया, रस्सी में मास आ गया, मैं लिख देता हूं, व्हेन द स्ट्रिंग हैज मास देन
टेंशन इन द स्ट्रिंग वैरीज एट एवरी पॉइंट। अगर रस्सी में कोई मास हो गया तो हर पॉइंट पे टेंशन बदलते जाएगा। बोले कैसे सर, समझा नहीं। देखो इमेजिन करो फिर से, ये ब्लॉक है, ये मास mg। ओके, अब नंबर्स के साथ खेलते हैं अपन थोड़ा। मान के चलो ये ब्लॉक 10 किलो का है। ये कितना है? 10 किलो। अगर ये रस्सी मासलेस होती, अगर ये रस्सी मासलेस होती, इस पॉइंट को क्या फील होता कि मेरे नीचे कितना वजन लटका हुआ है? 10 किलो का। इस पॉइंट को क्या फील होता? मेरे नीचे कितना वजन लटका हुआ है? 10 किलो का। इस पॉइंट को क्या फील होता? मेरे नीचे कितना वजन लटका हुआ है? 10 किलो। यानी कि रस्सी के हर एक पॉइंट को क्या फील होगा? सेम वजन फील होगा, है ना। इसी वजह से हर पॉइंट पे सेम टेंशन डेवलप हो रहा था। बात समझ रहे ना? टेंशन क्या होता है? किसी चीज को खींच रहे ना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि इसको बांधा, ये रस्सी है, एक ब्लॉक लिया, है ना। अब ये हमारा ब्लॉक पकड़ के रख लो, समझो। अब जैसे ही मैंने इसको लटकाया तो मैं बोलूंगा रस्सी के इस पॉइंट को क्या फील हो रहा है? मान लो 10 किलो का है, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अब इमेजिन करो ये ब्लॉक तो 10 किलोग्राम का है, मैं ये रस्सी का जो वजन है 4 किलो का है। रस्सी का वजन क्या है बेटा? 4 किलो का। अच्छा, ये वाले पॉइंट के नीचे जो कि कनेक्टेड है ब्लॉक से, उसके नीचे कितना वजन लटका हुआ है? 10 किलो। इस पॉइंट को कितना वजन फील होगा? 10 किलो ही फील होगा ना। मेरे नीचे 10 किलो का वजन लटका हुआ है, तो ये पॉइंट को फील होगा कि 10 किलो का वजन उसको उधर खींच रहा। अच्छा, ये बीच वाला एक पॉइंट पकड़ा मैंने, रस्सी के बीचों बीच वाला पॉइंट, क्या इसको भी 10 किलो का वजन फील होगा क्या? कितना? 6, 12, 10 तो ये है। पूरी रस्सी का वजन 4 किलो, और ये आधा पॉइंट बीच का जो पकड़ा मैंने उसको कितना? 2 किलो। नीचे का वजन कितना है? 2 किलो। मतलब मैं ऐसा पकड़ लूं, एक बालिश जो भी है, तो ये यहां से लेकर यहां तक रस्सी का वजन कितना बेटा? 2 किलो। तो मैं बोलूंगा अच्छा इस पॉइंट के नीचे कितना वजन है? 12। अच्छा ठीक है, मैं इन दोनों के बीच का एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, 13 किलो, और यहां का 14 किलो। मतलब हर पॉइंट को अलग अलग फील होगा ना। इसको फील होगा कि मेरे नीचे 10 किलो का वजन है, तो वो 10 किलो न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाएगा, किलोग्राम वेट का, सॉरी। इसको फील होगा कि भैया मेरे नीचे अब ये 1 और ये 10, 11 किलो का है। इसको फील होगा 12 का, इसको फील होगा 13 का, इसको फील होगा 14। तो आप देख रहे हैं हर पॉइंट का टेंशन क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। आई बात समझिए आपको? थैंक यू। अब देखो यहां पर क्या है, वही हम बात कर रहे हैं कि आपका हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आ रहा है। अब अगर रैंडमली मुझे कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे पॉइंट पी, और मुझसे कहा जाए कि वहां का टेंशन पता लगाओ, टेंशन एट पॉइंट पी क्या रहेगा ये पता लगाओ। मैं कैसे पता लगाऊंगा? देखो यहां तो टेंशन एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे लो, कोई भी पॉइंट पी ले लो, पॉइंट क्यू ले लो, पॉइंट आर ले लो, तो टेंशन एट पॉइंट पी, टेंशन एट पॉइंट क्यू, टेंशन एट पॉइंट आर, हर जगह टेंशन सेम था। किसके बराबर? वेट mg के बराबर। मगर यहां पर मामला अलग है। मुझे डब्बे का वजन भी देखना है, ब्लॉक का वजन भी देखना है, उसके नीचे लटकती हुई रस्सी का भी वजन देखना है। तो अब बोले कैसे निकालूंगा? तो उसका फॉर्मूला है सिंपल। ये देखो टेंशन एंड एट पॉइंट पी, उसमें सबसे पहले देखेंगे वेट ऑफ द ब्लॉक प्लस वेट ऑफ द स्ट्रिंग। वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है बेटा? mg। मान लो कैपिटल M जो है मास ऑफ स्ट्रिंग, कैपिटल M मास ऑफ स्ट्रिंग, और ये देखो कैपिटल L एंटायर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये है स्मॉल l द लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड पार्ट, लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड पार्ट, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अगर रस्सी की जो लंबाई है ना, अगेन मैं फिर से जाता हूं, ये रस्सी की लंबाई थी हमारी कितनी? 4 मीटर। सॉरी, अब लेंथ नहीं बोला था ना मैंने, 10 मीटर पकड़ लो, 10 मीटर पकड़ लो। ये 4 किलो का वजन तुमने यहां बोले थे, मैं बोलूंगा ये 2 मीटर की लंबाई, बताओ कितना वजन होगा 2 मीटर की लंबाई में? अगर 10 मीटर की लंबाई में 4 किलो का वजन है, तो 2 मीटर की लंबाई में कितना वजन होगा? चलो ठीक है, आसान वाला पूछता हूं तुमसे। 10 मीटर की लंबाई में अगर 4 किलो का वजन है, 10 मीटर की लंबाई में अगर 4 किलो का वजन है, तो 5 मीटर की लंबाई में कितना होगा? अच्छा, ये कैसे निकाले आपने? आपने डायरेक्ट आधा किए, मगर आपके माइंड ने क्या कैलकुलेशन किया मालूम क्या? देखो टोटल लेंथ 10 मीटर,
टोटल मास 4 किलो। मुझसे पूछा गया छोटे से वो जो हैंगिंग पार्ट है स्ट्रिंग का उसमें कितना मास है। तो तुमने क्या किया मालूम है, पहले तो टोटल मास देखे अपन टोटल लेंथ किया, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तुमने ये पता लगाया कि 1 मीटर की लंबाई में कितना मास होगा। तुमने क्या पता लगा बेटा, 1 मीटर की लंबाई में कितना मास होगा, ये फॉर्मूले से तुमने ये पता लगाया। फिर उसको मल्टीप्लाई किए तुमने लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड पार्ट। बोले कैसे, देखो टोटल मास कितना था 4, टोटल लंबाई कितनी थी 10, तो जो तुम्हारा नीचे सस्पेंडेड पार्ट था उसका लंबाई कितना था आधा। आधा क्या होता 10 का 5, 5 1 जा 5 2 जा 2 किलोग्राम। आया कि नहीं आया, वही ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले तुमको बहुत बार यूज होने वाले ऐसे, चार्ज ऑफ दैट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, ऐसे बहुत जगह आने वाला है, तो तुम ये याद रखना। अगर कोई भी हिस्सा है, मान लो एक बात याद रखो हमेशा कि मान लो कि मेरे पास एक रस्सी है, क्या है रस्सी है, क्या है रस्सी है, या फिर रॉड है, क्या है रॉड है। आपसे कहा जाएगा कि भैया इतने हिस्से का जो भी है, इतना हिस्से का मास पता लगाओ, इतने हिस्से का मास पता लगाओ। कैसे निकालोगे, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे। बोलो क्या करोगे, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे, पक्का है ना। आगे क्या करना है, जिस लंबाई का मैंने तुमसे मास पूछा है, जिस लंबाई का मैंने मास तुमसे पूछा है उस लंबाई से मल्टीप्लाई करोगे। फिर से पूछता हूं मैं आपसे, ये रस्सी है, इसका यहां से लेकर यहां तक का मास मुझे निकालना है। कैसे करूंगा मैं, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड। फिर से बोलो क्या करेंगे, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है नीचे का उसकी लेंथ से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर टू दैट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये शीट है, तुम्हारे पास ये शीट है और मैंने देखा कि ये शीट का टोटल मास कैपिटल एम है, शीट का टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल एरिया कैपिटल ए है, टोटल एरिया क्या है कैपिटल ए। मैंने कहा कि इस शीट का नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये उसका एरिया पता लगाओ। कैसे निकालना है, उसका एरिया पता लगाओ। तो कैसे पता लगाएंगे, अब टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड करो। बोलो क्या करेंगे, टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड करो और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया से, जिस एरिया का मैंने तुमसे पूछा है। आया समझ में, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये कमरा है, ये कमरे का कोई एक वॉल्यूम होगा, है ना। इसका कोई कमरे का मान लो अंदर कुछ तो अनाज भरा हुआ है, अनाज भरा हुआ है, कुछ तो पूरा ऐसा छत तक भरा हुआ है। मैं बोलूंगा इस कमरे के अंदर मुझे पता लगाओ ये प्लेटफॉर्म जो है, इतने हिस्से में जो अनाज भरा हुआ है उसका मास कितना है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, क्योंकि ये कमरे की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ये 3 डायमेंशनल है। मैंने जो शीट लिया था वो 2 डायमेंशनल था, मैंने जो रस्सी पकड़ा था वो 1 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल चीज के लिए आप ये फॉर्मूला लेते हैं, है ना। 2 डायमेंशनल चीज के लिए आप क्या करते हैं, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द गिवन पार्ट, है ना। और अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल चीज हुई, है ना, मैंने बोला इतने में कितना मास होगा अनाज का बताओ, तो भाई क्या करेंगे आप, है ना, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द गिवन वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये हर जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है, और सिर्फ मास के लिए नहीं, हर चीज के लिए। तुमने चार्ज का पूछ लिया किसी ने, अच्छा ये लंबे ये रॉड था ना भैया, ये रॉड इतना बड़ा रॉड है भैया, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, तो बोले कैपिटल क्यू। इतने छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज होगा, तो मैं क्या करूंगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ, पता चल जाएगा इस पे कितना चार्ज है। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत यूज करना है। मैं देखो तुमको पूरा चीजें सिखाऊंगा, बस क्या याद करना, याद रखना और थोड़ा सा फोकस से चीजों को सुनना। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर मुझसे कहा जाए कि भाई बताओ तो जरा ये मास ऑफ स्ट्रिंग, यहां पर वेट क्या होगा, यहां टेंशन कितना होगा, तो मैंने क्या बोला था, वेट ऑफ द ब्लॉक प्लस वेट ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ठीक है, मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, तो टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई द हैंगिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, एल है ना सिर्फ कैपिटल एल, ठीक है, और इनटू स्मॉल जी। ये हो गया आपका टेंशन एट पॉइंट पी। आया समझ में आपको, तो इस तरह से आता है।
फिर एक और बेटा ध्यान दो इधर, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल टेंशन का भाई स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग फोर्स भी कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग, या जिसे स्प्रिंग फोर्स हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। टेंशन का भाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका नेचर बिल्कुल टेंशन जैसे ही होता है। अब देखो भैया क्या है, मान लो कि ये आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और यहां पे एक है ब्लॉक, ठीक है, वो मास खास बार होगा इसका। तुमने क्या किए, तुमने बाहर से इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाए और तुमने 1 2 3 4 5 6 हाँ इसको स्प्रिंग को खींचे, है ना, तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, है ना, तो स्प्रिंग में एक तनाव पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स तुमने दूर दूर कर दिए। मॉलिक्यूलर फोर्स चाहेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा मेरे को तो वापस चाहिए पोजीशन को, तो मॉलिक्यूलर फोर्स उसे वापस उसकी पुरानी जगह पे लाने की कोशिश करेगा। तो मॉलिक्यूलर फोर्स अंदर आपके स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इधर किया था, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया था, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर जनरेट होगा। और अगर सपोज करो मैंने ऐसा दबाया सिस्टम को, 1 2 3 4 5 6, ओके, अब एक्सटर्नल फोर्स मैंने इधर लगाया, ओके, तो अब स्प्रिंग क्या करेगा? अब रिपेल करेगा, मतलब लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फोर्स था तो राइट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग किधर आएगा बेटा? राइट साइड में। और जैसे कि आपको मालूम है, जितना आप इसका डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज्यादा क्या डेवलप होगा इसमें? रिस्टोरिंग। जैसे मान लो आपके हाथ में एक रबर बैंड का एक हिस्सा है, इमेजिन करो, पकड़ो, है ना, बस एक हाथ से, भाई दो दो नहीं, छोटा सा है। इसने एक रबर बैंड का एक हिस्सा पकड़ा, दिख रहा? दिख रहा सबको? अबे अंधे हो गए, इमेजिन करो। रबर बैंड है क्या किसी के पास? नहीं है, जन दो, छोड़ो। ये रबर बैंड का एक हिस्सा, अब इमेजिन करो कि मैं इसको खींचा थोड़ा सा, है ना, और छोड़ा, थोड़ा सा खींचा, कुछ नहीं हुआ। अब इमेजिन करो उसको खींचा, अब छोड़ने वाला हूं मैं, अरे उसने छोड़ दिया यार, है ना, अगर उसने छोड़ दिया तो क्या होगा? चट करे लगेगा मेरे को, है ना। तो अब सीन क्या है, तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे रबर में उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। इलास्टिक चीज है ना, स्प्रिंग में भी वही हाल होता है, तुम जितना खींचोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट को, है कि नहीं? मगर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में होता है। इसी कारणवश मैं ये कह सकता हूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब ऐसा है, आगे जाके मैं यहां पर एक कांस्टेंट लिखूंगा जो स्प्रिंग के मटेरियल पे या डायमेंशन पे डिपेंड करता है। देखो कैसा है कि मान लो अब मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा, छोड़ दिया, और रीस्टोरिंग फोर्स मान लो 10 न्यूटन आया था। अगली बार 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा, फिर से देखा कि तो रीस्टोरिंग फोर्स अब 20 न्यूटन आया। बोले ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि पिछली बार स्प्रिंग अलग था, इस बार वाला स्प्रिंग अलग है। बोले क्या अलग है? हो सकता है स्प्रिंग का एरिया अलग है, हो सकता है स्प्रिंग का लेंथ अलग है, हो सकता है स्प्रिंग का मटेरियल अलग है। ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। इस चीज के बारे में इन डिटेल आप ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ोगे। हम लोग को इस चैप्टर में इसका थोड़ा सा बेसिक वर्जन चाहिए बस। तो भाई ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग को फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है। यहां जो K नजर आ रहा है आपको बेटा, इट इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट, या जिसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहा जाता है। आई बात समझ में आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया सब, है ना। अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या क्या था? नॉर्मल रिएक्शन दिखाया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, वो हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन लिखाया था वो तो पहले पढ़ा चुका था। टेंशन इन द स्ट्रिंग भी हो चुका था, स्प्रिंग फोर्स भी हो चुका है ना। अब हम लोग आगे जाएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। अब कॉपी कर लो।
अब तीसरा फंडामेंटल ग्रुप ऑफ फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, क्या चीज है, क्या बला का नाम है? देखो, मान लो कि ये ब्लैक डॉट जो मैं दे रहा हूं, सॉलिड डॉट, ये प्रोटॉन के लिए दे रहा हूं, और ये दे रहा हूं मैं न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, और अगर मैं कहूं क्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एट ऑल, कंप्लीटली न्यूट्रल। क्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते बेटा। अच्छा, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? हाँ, प्रोटॉन और प्रोटॉन वो तो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं, उल्टा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मगर फिर भी मैं ये देखता हूं कि ये न्यूक्लियस में एकदम टाइटली पैक्ड है। फिर भी मैं देखता हूं कि ये न्यूक्लियस में एकदम टाइटली पैक्ड है, एकदम टाइटली पैक्ड। इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि इनकी न्यूक्लियॉन्स को अलग कर, न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉमन में न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज, तुमको कॉमन में मैं स्टूडेंट्स कहूंगा। जब मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूं तो तुम भी आ गए, तुम भी आ गए। और गर्ल्स बोला तो स्पेशली तुम, और बॉयज बोले तो तुम स्पेशली तुम, है ना, आ गए ऐसा। तो भाई मैं कहूंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, उल्टा कुछ तो उसमें से रिपेल करते। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, मगर फिर भी ये न्यूक्लियस में एकदम टाइटली पैक है। इतना ज्यादा टाइटली पैक है कि उनको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ना, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। अगर मान लो यूरेनियम का, अगर मैं यूरेनियम, यूरेनियम मालूम है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो यूरेनियम, अगर मैं यूरेनियम के सभी इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स को, मतलब मैंने क्या करा, यूरेनियम देखा, यूरेनियम की न्यूक्लियस को अगर मैं उसको सबको अलग करना चाहूंगा तो उसको अलग करने के लिए 1.8 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है ना। अब इतनी ज्यादा एनर्जी कितनी ज्यादा, आप इमेजिन लगाओ कि जो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है ना, न्यूक्लियर फिशन होता है, एक न्यूक्लियर फिशन होता है। तो जब एक न्यूक्लियर फिशन होता है तो उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। मेगा से बड़ा होता है गीगा, 1000 गुना बड़ा होगा गीगा, और इसमें 1 गीगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी लगती है उसको निकालने के लिए, है ना। उससे ज्यादा एनर्जी लगती है तुमको उसको निकालने के लिए। तो इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ऐसा भी नहीं है, तुम सोच रहे होंगे अच्छा सर वो कोई ऊपर से एक लेयर होंगी, वो लेयर होंगी न्यूक्लियस में जो ऐसा ढक के रखी होंगी, ऐसा पूरा पैक करके, नहीं नहीं, ऐसी कोई लेयर नहीं है। न्यूक्लियस बिल्कुल इस तरह से होता है, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू के जैसा। मोतीचूर का लड्डू जिसमें मोती यानी कि बूंदी, टेस्टी टेस्टी मस्त शक्कर में, चाशनी में डूबी हुई, है ना, घी में तली हुई, बस कभी लाल कभी पीली, बस, है ना। तो वो मोतीचूर के लड्डू को आप कैसे पूरा ऐसा बनाते, है ना, बस वैसा ही तुम्हारा होता है आपका न्यूक्लियस। सारी बूंदिया यानी कि सारे के न्यूक्लियॉन्स आपस में एम्बेडेड है, चिपके हुए एक गोले के जैसा बन गए, है ना। हाँ, उसमें से न्यूक्लियॉन्स निकालना बहुत ज्यादा हार्ड है, मुश्किल है। तो भैया तुम बोल रहे हो कि यार इसको न्यूक्लियॉन्स को अगर सेपरेट करना है ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। तुम सोचो जो फोर्स उनको पकड़ के रखा है, तुमको नहीं लगता वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होगा? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होगा। जी हाँ, बेशक। जो फोर्स इनको पकड़ के रखा है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ज्यादा होता है, ये पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है। आई बात समझ में? तो मैं बोलूंगा इन एनी न्यूक्लियस, in any nucleus, a force that binds all the nucleons together
is called as strong न्यूक्लियर फोर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये पूरी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स ranging around 1 femtometer on 1 fermimeter। ठीक है, उसमें पूरा लिख देता हूं मैं। 1 femtometer और 1 fermimeter that is equals to around 10 raised to power minus 15 मीटर। तो भैया वो जो शॉर्ट रेंज होता है और उसका रेंज कितना होता है? अराउंड 10 रेज्ड टू पावर माइनस 15 मीटर, या 1 फेम्टोमीटर बोलते हैं उसको, 1 फर्मीमीटर बोलते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाते वक्त मैंने कन्वर्जन्स पढ़ाया था, याद होगा आपको, है ना? तो उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में पढ़ाया था। अब देखो एक बात खास तौर से, अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, डेवलप होता है, ध्यान रखो बेटा। एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन और उनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, इट इज इक्वल्स टू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको सिर्फ इट विल एक्सपीरियंस only Coulomb's force and gravitational force। ध्यान दो बेटा, ये सारे मैं बहुत डिटेल क्वेश्चन जो निकल के आएंगे वो बता रहा हूं। एक प्रोटॉन और प्रोटॉन है, मैंने कितने दूर रखा उनको? 10 रेज्ड टू पावर माइनस 10 मीटर। ज्यादा दूर है क्या? नहीं, इसके मुकाबले तो नहीं है, थोड़ा कम दूर है, ज्यादा दूर है, सॉरी माइनस 15 कम होता है ना, तो मैं कहूंगा यार थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस है इनके बीच में का। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटॉन है उससे सिर्फ दो टाइप के फोर्स फील होंगे। एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा जो कि कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोले क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स? क्यों? न्यूटन बाबा ने क्या कहा? हर वो चीज जिसके पास क्या है? मास है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते। तो प्रोटॉन के पास भी भले ही थोड़ा सा मगर मास तो है ना, तो इसीलिए वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपेल करेंगे। मगर भाई यहां ध्यान रखो, अगर वही सीन ऐसा हो गया, प्रोटॉन और ये बीच का डिस्टेंस r इज इक्वल टू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 15 या 10 रेज्ड टू पावर माइनस 16 मीटर, माइनस 15 या फिर माइनस 16 मीटर, इट विल एक्सपीरियंस कूलम्स फोर्स, कॉमा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स एज वेल, तो भैया अब अगर तुम्हारा प्रोटॉन थोड़ा दूसरे प्रोटॉन के करीब आ गया, कितना करीब आ गया? माइनस 15 या फिर माइनस 16 मीटर। अब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे कूलम्स फोर्स भी देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी देगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियर फोर्स। क्यों ऐसा? अरे भैया उसके रेंज में आ गया ना। पहले ये प्रोटॉन दूर था तो वो उस पर फोर्स लगा सकता था क्या? नहीं, उसकी रेंज क्या थी? माइनस 15। अब वो क्या हो गया? उसकी रेंज में आ गया। अब जैसी रेंज में आ गया तो उसको क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। कौन से फोर्स से बेटा? न्यूक्लियर फोर्स से। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर सपोज करो आपके पास एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, या फिर एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन इस तरह से है,
तो अब क्या सिचुएशन रहेगी? इट विल एक्सपीरियंस कौन सा फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, है ना। उसको कोई कुलम्स फोर्स नहीं फील होगा। क्यों? अरे भैया इसको तो चार्ज है, इसको चार्ज छोड़िए, और यहां तो दोनों दोनों चार्जेस है। और अगर मान लो, अब तुम मुझे बताओ, दो न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पे। अब बताओ अब कौन सा फोर्स फील होगा? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ रहे बेटा? नहीं समझ रहे मेरे को लगता आप। यहां r इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻16 मीटर। और अब अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ओके थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देता हूं मैं, या फिर एक न्यूट्रॉन दूसरा भी न्यूट्रॉन, और r की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर, तो अब क्या होगा बेटा? तो भाई अब मैं कहूंगा इट विल एक्सपीरियंस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको सिर्फ क्या फील होगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा। बात समझो, सिंपल सी बात है। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है 10⁻⁻15 मीटर। तुम उसके अंदर हो तो तुम पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, है ना। उस रेंज के बाहर चले गए तो न्यूक्लियर फोर्स तुम पर नहीं लगने वाला। सिंपल एज दैट, है ना। तो यहां पर देखो रेंज के बाहर थे तो कूलम फोर्स लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। वो तो हर पार्टिकल, चाहे चार्ज हो ना हो कुछ भी हो, हर पार्टिकल के बीच में क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नजदीक है, पास है, दूर है, कुछ भी हो। अब क्या है, यहां थोड़ा दूर थे और ये दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। यहां पर क्या थे? एक चार्ज था, दूसरा अनचार्ज था। यहां दोनों अनचार्ज थे और डिस्टेंस भी क्या था? ज्यादा था। इसी कारण से सिर्फ यहां पर क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां क्या है बेटा? डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हुआ? उनको कूलम्ब फोर्स भी फील हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील हुआ और न्यूक्लियर फोर्स भी फील हुआ। यहां पर क्या हुआ? एक चार्ज है एक अनचार्ज है मगर डिस्टेंस कम है, तो क्या क्या फील हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स।